हरिओम। प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए, आंखें कोमलता से बंद। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। Rub your palms, touch your eyes, gently open your eyes. Now let's start with NEP, National Education Policy 2020। कल हमने 3 एजुकेशनल पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा था। सबसे पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में और तीसरी 2020 में। तो अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2020 से। बट आपको इन दो के बारे में भी जितना याद रखना है वो क्या याद रखना है, जो 1968 वाली पॉलिसी आई थी वो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी वो मिसेस इंदिरा गांधी थी, और जब 1986 में आई थी एजुकेशनल पॉलिसी उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और इसमें जो एक सुधार किया गया था वो पीवी नरसिम्हा राव के समय किया गया था और वो 1992 में किया गया था। और लेटेस्ट जो अभी आई है वो मिस्टर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2020 में आई है, और इसके 4 वर्टिकल्स है। ठीक है, HECI। तो इसके वर्टिकल्स देखिए आप, NHERC तो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, तो हायर एजुकेशन का रेगुलेटरी ये बॉडी है और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स ये तय करता है और इंस्टीट्यूशंस की ये मॉनिटरिंग भी करता है। मॉनिटरिंग मतलब प्रॉपरली उन पे नज़र रखना, व्यवस्था देखना क्या चल रही है। अब नेक इसकी बात करें तो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, नेक की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। अब इसमें देखेंगे एजुकेशन क्वालिटी का ये क्वालिटी चेकर है, मीन्स शिक्षा की गुणवत्ता को ये चेक करता है। गवर्नेंस, लर्निंग आउटकम्स, एम्प्लॉयबिलिटी एंड रिसर्च आउटपुट को देखता है। तो आपको मैंने बताया ही था कल के, रिसर्च के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने लगे हैं। हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं हो, हमारा जो टैलेंट है वो फॉरेन में ना जाए, इसके लिए बजट भी बढ़ाया गया है, काफ़ी इंक्रीज हुआ है बजट। तो आपको ये भी पता रखना है, कई बार वो परसेंटेज भी पूछ लेते हैं, PYQs में ये भी आ चुका है। फिर NHFEC, ये है नेशनल हायर एजुकेशन फंडिंग काउंसिल, जो फंडिंग एलोकेट करता है। और किसके आधार पे होती है ये, परफॉर्मेंस के आधार पे। ठीक है, तो जो प्रियोरिटीज यानी हम किसको कितना महत्व देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूशंस है उनको फिनेंशियल सपोर्ट देता है। फिर NIHEM की बात करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन मैनेजमेंट की बात है यहाँ पे। तो फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करता है ये। तो जो भी फैकल्टी है यानी जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेट्स है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और इनकी जो क्षमता है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो, बढ़े। इसके लिए पॉलिसी सपोर्ट और लीडरशिप डेवलपमेंट में ये मदद करता है। तो ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं ये अब एक अम्ब्रेला के नीचे लाए गए हैं। तो ये नैप का मेन उद्देश्य है। फेजिंग आउट एफिलिएशन सिस्टम, अब कॉलेजेस को धीरे धीरे ऑटोनॉमी दी जा रही है। 15 ईयर्स में जो एफिलिएशन सिस्टम है ये खत्म हो गया है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस विकसित होंगे। ये कब की बात चल रही है, अभी की। ठीक है, तो ये टारगेट क्या रखा है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ना, ये 2035 तक का एक टारगेट रखा है कि ये 50% तक बढ़ जाना चाहिए। कब तक, 2035 तक। अभी क्या चल रहा है, 2026। तो अगले 9 साल का ये एक लक्ष्य रखा गया है कि जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, उसमें GER को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे जो प्रोफेशनल और स्किल एजुकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी। प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक, और स्किल एजुकेशन मीन्स जहाँ पे स्किल डेवलप हो। ऐसा नहीं केवल स्टूडेंट डिग्री ले, बैचलर, मास्टर्स, और घर पे बेरोजगार बैठा रहे।
ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि शिक्षा वोकेशनल हो, स्किल डेवलप हो। टीचर के एजुकेशन में भी रिफॉर्म आना चाहिए कि जो टीचर्स हैं उनके जो पढ़ाने की क्वालिटी है वो भी अच्छी हो। तो 30 तक का क्या लक्ष्य रखा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखी है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। आज आप कोई भी स्कूल में जाइए, गवर्नमेंट स्कूल का तो छोड़िए, इतने कंपटीशन है, इवन प्राइवेट स्कूल्स में नॉन बीएड को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, ये भी आपको पता है बीच में 2 ईयर्स की हो गई थी, अगेन अभी जो ये नैप है ये अप्लाई हो रहा है तो अब रिसेंट 1 ईयर की हो गई है। अब है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन अब मेन स्ट्रीम हायर एजुकेशन का हिस्सा बनेगी। टेक्निकल, लीगल, हेल्थ, योगा और एग्रीकल्चर एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी रूप से पढ़ाया जाएगा। अब इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट यानी कितना इन्वेस्ट हो रहा है पढ़ाई में, तो ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, 6%। किसका 6%? जीडीपी का। तो एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और 6% का टारगेट रखा गया है। तो इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च है, स्किल की ट्रेनिंग है, ये बहुत मजबूत होगी। और दूसरे इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स की बात अगर करें तो NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। तो आपको ये सारी फुल फॉर्म्स प्रॉपर याद रखनी है। मैंने एक PDF दिया था, उसमें परख की फुल फॉर्म आपको दी हुई है, ठीक है। तो ये अब आप कंफ्यूज्ड ना हो। एट फर्स्ट जैसे ही आप ये देखें, ये PYQ भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसमें पूरी तरह से कॉन्शियस रहना है। तो एजुकेशन में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इफेक्टिव यूज को ये क्या करता है, प्रोमोट करता है, ठीक है। और फिर परख के बारे में देखिए हम, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट के असेसमेंट को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और हॉलिस्टिक बनाता है, मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, हॉलिस्टिक बेस्ड हो, ये सारे टारगेट बनाए गए हैं। अब देखेंगे GIF एंड सेज, ये क्या है। तो सेज है स्पेशल एजुकेशन जोन्स और GIF है जेंडर इंक्लूजन फंड। तो जेंडर वर्ड से ही समझ में आ रहा है ना, महिला शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात यहाँ की गई है। जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी की बात की गई है। और डिसएडवांटेज रीजन्स में, डिसएडवांटेज क्या है, जहां तक कोई बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है, यानी सरकारी योजनाएं तो बहुत बन रही है लेकिन उन क्षेत्रों में, रीजन्स यानी उन क्षेत्रों में अभी तक पूरा बेनिफिट नहीं पहुंचा है। तो एजुकेशन का एक्सेस बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है, यानी शिक्षा का स्तर बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट हो स्टूडेंट्स का। जैसे स्कूल में मुफ्त शिक्षा दी गई है ना 14 ईयर्स तक की एज के बच्चों के लिए, इवन हायर एजुकेशन में भी हो गई है अब। तो वैसे ही कॉलेज लेवल पे भी ये प्रयास किया जा रहा है कि लड़कियों की पढ़ाई ना छूटे, और जहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रॉपरली अभी तक ये पहुँच नहीं है, वहाँ एजुकेशन का एक्सेस बढ़े। अब वर्चुअल लैब्स की बात करें तो प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए ऑनलाइन वर्चुअल लैब्स विकसित की जाएंगी। तो प्रैक्टिकल लर्निंग भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि हम केवल बुकिश नॉलेज ले लें। तो वर्चुअल लैब्स क्या होती है, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई, जो आप मूक्स में पढ़े हैं ना वैसी ही चीज़ है। तो ऑनलाइन ऐसी लैब्स डेवलप की जाएगी जहाँ पे स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलेगा। फिर दूसरे चेंज, अभी नैप 2020 की ही बात चल रही है अभी भी, अब उसमें दूसरे चेंजेस की बात करें तो इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की बात है तो अभी प्रेजेंटली कितना खर्च हो रहा है, 4.6 जीडीपी का, और टारगेट कितना है, 6% का, ठीक है। तो ये भी PYQ में आ चुका है, देख लेना इसको। अब देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट मैप। नैप 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इंडिया में कई न्यू नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स की परिकल्पना की गई है। उद्देश्य क्या है, लैंग्वेज, रिसर्च, टीचर ट्रेनिंग, ट्राइबल स्टडीज और फाउंडेशनल लर्निंग को सशक्त बनाना, स्ट्रेंथन करना। किसको, एक तो भाषा पे, एक रिसर्च होनी चाहिए, टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, जो ट्राइब्स है उनकी भी स्टडी अच्छी हो, और फाउंडेशनल लर्निंग होनी चाहिए, यानी लर्निंग ऐसी बने कि उससे बेस मजबूत हो, आधार मजबूत हो, यानी शिक्षा रटने पे ना रहे। भाई जिन बच्चों की फाउंडेशन अच्छी नहीं होती है वो क्या करते हैं, सिर्फ रट लेते हैं और पास होने का टारगेट रखते हैं। जिन बच्चों की फाउंडेशन अच्छी होती है, लर्निंग अच्छी होती है ना,
वो रटते नहीं हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, अप्लाई करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इसका IITI है फुल फॉर्म, ठीक है। तो अभी जो फॉरेन लैंग्वेजेस है ना, उनके ट्रांसलेशन का और काफ़ी काम चल रहा है। ऐसे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको, अगर आपको कोई लैंग्वेज अच्छी आती है तो आप वहाँ ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। आपको जो मिनिस्ट्रीज है वो खुद विदेश अपने खर्च पे भेजेगी अगर उनको वहाँ कुछ आपसे काम करवाना है, आपकी किसी लैंग्वेज पे पकड़ है अगर। स्कूल्स में आपने देखा होगा, CBSE स्कूल्स में आजकल फ्रेंच, जर्मन, जापानीज ये लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही है। थर्ड लैंग्वेज यही ली गई है और सेकंड थर्ड से ही ये स्टार्ट हो जाती है, बच्चे इस पे बहुत अच्छी कमांड कर पाते हैं। तो ये क्यों किया जा रहा है? ये लक्ष्य रखा गया है कि फॉरेन लैंग्वेजेस और जो इंडियन लैंग्वेजेस है इनके बीच में ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन की जो स्किल है, जो ये योग्यता है, इससे क्या होगा, एक तो नॉलेज शेयरिंग होगी, भाई हमारी भाषा उन तक पहुंचे और उन लोगों की भाषा हम तक। जो कल्चरल मिनिस्ट्री है ना दिल्ली में, जिसका ऑफिस है, ये लोग है ना, मीन्स कोई कथक में अच्छा है, यानी जो भारतीय नृत्य कला है, गायन है, मतलब संगीत, नृत्य, योग, कोई भी ऐसी कला, उसका अगर कोई एक्सपर्ट है, उसको अगर नॉलेज है, इंग्लिश में, हिंदी, संस्कृत, हर लैंग्वेज में वो प्रोफिशिएंट है, तो कल्चरल मिनिस्ट्री अपने खर्च पे विदेश भी भेजती है। तो उद्देश्य क्या है, एक तो नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए और एक ग्लोबल एकेडमिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यानी वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़े, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ की चीज़ों को समझे, तो इससे वैश्विक स्तर पे जो एकेडमिक कनेक्टिविटी है ना वो इंक्रीज होगी। अब देखेंगे, आपने पाली भाषा कहाँ पढ़ी थी, जैनिज्म बुद्धिज्म में पढ़ा था, पाली और प्राकृत भाषा के बारे में पढ़ा ना, और पर्सियन यानी फारसी भाषा। तो अब बोलिए उसका, देखिए उसका नेशनल इंस्टीट्यूट भी बन गया है, ठीक है, और इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है NIPPP। तो ये इंस्टीट्यूट इंडिया की जो पुरानी, एंशियंट यानी प्राचीन क्लासिकल लैंग्वेज है, इसके संरक्षण के लिए और अध्ययन, इसकी स्टडी के लिए एस्टेब्लिश किया जाएगा। मीन्स अभी नहीं हुआ है, ये प्रोसेस में है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, हमारी प्राचीन नॉलेज है, कल्चरल हेरिटेज है, इसको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्लासिकल लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी, पहले तो इसकी शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, NICL, ठीक है। अब जो हमारी पुरानी भाषाएं हैं उनकी टीचिंग, उनकी रिसर्च और उनके प्रमोशन का ये काम करेगा। एंशियंट टेक्स्ट मतलब पुराने जो टेक्स्ट है, ट्रेडिशनल विजडम की जहाँ पे बात है, उनको कहाँ से जोड़ा जाएगा, मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, ये शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म पे भी PYQ बन जाते हैं। तो ये MERU, मेरू कहीं लिखा हुआ आ जाए तो उस पर PYQ बन सकता है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। अब आपको छोटा सा माइनर चेंज करके ये इतना अच्छे से उलझा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से कर लेना, इनको शॉर्ट नोट्स बना लेना सभी। अब देखेंगे ये क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी क्या है, ग्लोबल स्टैंडर्ड पे आधारित है, यानी केवल भारतीय मानकों पे ही नहीं बल्कि वैश्विक मानक पे आधारित है। यहाँ पे टीचिंग, रिसर्च और इनोवेशन एक साथ प्रमोट होता है, ठीक है। हब बन जाना मतलब कई चीजें एक साथ जहाँ पे इंटीग्रेट हो जाती है ना, उसको HUB हब ये वर्ड ले लेते हैं। तो हायर एजुकेशन का हब बन गया है ये। अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करें तो रिसर्च कल्चर को ये मजबूत करता है, फंडिंग और गाइडेंस प्रदान करता है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में क्वालिटी रिसर्च को ये बढ़ावा देता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन NITE, इसका उद्देश्य क्या है कि जो टीचर्स पढ़ाएंगे उनकी भी तो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो एक तो B.Ed उसमें रखा गया है, उसके अलावा भी स्टैंडर्ड ट्रेनिंग, इनोवेशन, उनके अंदर कोई ऐसी कला है, कोई विशेष बात है, उसको बाहर लाना, ये सब फ्यूचर रेडी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाने का टारगेट है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल रिसर्च की जहाँ बात करें तो ट्राइब यानी जनजातियाँ, तो जो जनजातियाँ हैं वो कम्युनिटीज़ है, उनकी शिक्षा, उनका कल्चर, उनके डेवलपमेंट पे भी रिसर्च होना चाहिए। तो उनका जो नॉलेज सिस्टम है उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ना, ये नहीं कि वो अलग थलग पड़ी रहे समाज से, उनको भी समाज की मुख्य धारा में, शिक्षा में लेके आना। अब जैसे गाड़िया लोहारों के बच्चे हैं, अब आपने कई ऐसे इंटरव्यूज देखे होंगे ना, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं,
इवन सिविल सर्विसेज में भी सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया ना। ऐसा नहीं, बर्थ उसका भले ही कहीं हुआ, लेकिन उसको कुछ इस तरह का वातावरण दिया जाए उन ट्राइब्स को कि वो शिक्षा की मुख्य धारा में आके शामिल हो जाए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन NIHE, तो इसमें देखेंगे पॉलिसी सपोर्ट, एकेडमिक प्लानिंग में ये हेल्प करता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट और गवर्नेंस को क्या करता है, मजबूत करता है। अब आप देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की जहाँ बात हो रही है, वहाँ पे रीडिंग, राइटिंग, बेसिक जो न्यूमरेसी स्किल्स है इन पे फोकस किया जा रहा है। तो अर्ली एजुकेशन की बात है, बाल वाटिका, बाल वाटिका में तो खेल कूद की बात है। इसके बाद जब बच्चा फर्स्ट में आया तो उसको बेसिक रीडिंग आनी चाहिए, राइटिंग प्रॉपर आनी चाहिए, थोड़ी सी गणित की जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लर्निंग को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखेंगे ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन। ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन में क्या आ रहा है, भारत के ओरल ट्रेडिशन में ये रूटेड है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब ही वही प्राचीन परंपरागत। तो यहाँ पे हमारी जो वैदिक काल की शिक्षा याद कर लीजिए, पढ़ी थी आपने एट फर्स्ट, उसमें वैल्यूज पे ध्यान दिया गया, कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान दिया गया। मतलब गुरुकुल में बच्चा रहेगा, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए, देश के लिए कोई लक्ष्य होना चाहिए उसका। अब इसके मेन फीचर्स देखेंगे, ईमानदारी, हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य की भावना, क्लैरिटी होनी चाहिए, बुराई से दूर रहे, अच्छाई के प्रति उसमें प्रेम होना चाहिए। फिर वैदिक लिटरेचर और इंडियन कल्चर पे जो बेस्ड है उनकी बात है। फिर कोई संस्कारों की बात हो कि टॉलरेंस, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल उनमें होना चाहिए। अब श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मतलब ध्यान से सुनना, टीचर जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट उसको बहुत ध्यान से सुन रहा है, फिर उसके ऊपर बैठ के वो विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है कि क्या सीखा, क्या कंसेप्ट है, और फिर निधिध्यासन मतलब अब वो अपनी प्रैक्टिस में लेके आया उसको। ठीक है, यहाँ क्लास में आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, फिर आप रात को सोने से पहले रिवीजन लोगे कि हमने हायर एजुकेशन में आज क्या पढ़ा, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, सुबह उठते ही उसका एक फिर रिवीजन लोगे, और इसका फिर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहोगे कि हमने शिक्षा नीतियाँ पढ़ी, तो सबसे पहले कौन सी थी 1968, फिर 1986 और उसके बाद 2020। यह है श्रवण मनन निधिध्यासन। ये शिक्षा ज्ञान के साथ जीवन मूल्यों का भी विकास करती है। अब कन्वेंशनल एजुकेशन की बात करेंगे, पारंपरिक आधुनिक शिक्षा, मतलब परंपरा भी, ट्रेडिशनल भी रखा है और उसमें आधुनिक को भी मिला दिया, इंटीग्रेशन कर दिया है। तो ये फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, पैसिव लर्निंग पे बेस्ड है। पैसिव क्या है, मतलब आप लोग अभी सुन रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ तो स्टूडेंट सुन रहे हैं और टीचर जो निर्देश दे रहे हैं उनका पालन कर रहे हैं। तो यहाँ नॉलेज एक्विजिशन होना चाहिए, मतलब अभी आपका उद्देश्य नेट JRF क्लियर करना है, यहाँ पे आपका ना एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है। हाँ, आपने MA किया है, ये एक बेसिक शर्त है, बाकी आपकी कोई और स्किल नहीं देखी जा रही है ना, आप किस स्किल में अच्छे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी क्या, अभी वो मैटर नहीं कर रही है। यहाँ नॉलेज एक्विजिशन यानी नॉलेज आप कितनी एक्वायर कर रहे हैं। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग केवल सुन रहे हैं मेरे निर्देश और पढ़ाने का तरीका, आप कंसेप्ट समझ रहे हैं, नोट्स आप खुद बनाएंगे। तो ये अभी टीचर सेंटर्ड क्लास चल रही है। इसका सिलेबस फिक्स्ड है, बिल्कुल पता ही है आपको, नेट JRF का एकदम प्रिंटेड सिलेबस आता है। टाइम टेबल आप, हमने एक टाइम फिक्स कर रखा है, डेली हमारी 40 मिनट्स क्लास होगी। फिर असेसमेंट एग्जाम और मार्क्स, यानी अभी मैं आपको PYQ भी देती हूँ, प्लस अब जब आपके एग्जाम होंगे, डेट आ जाएगी, जून में एग्जाम होंगे, तो आपका असेसमेंट होगा, वहाँ पे कट ऑफ जाएगी, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा। अब इसके एग्जाम्पल अगर ले तो अभी जो क्लासरूम लेक्चर चल रहा है ये है। टेक्स्ट बुक लर्निंग, आपको टेक्स्ट बुक हम कोई प्रेस्क्राइब करते हैं, आप उसको मंगवा लेते हो, आप उससे लर्न कर रहे हो। ठीक है, और स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, आपके सही तरीके से टेस्ट लिए जाए, आपको ग्रुप में प्रोजेक्ट दिए जाए, रिटर्न एग्जाम दिया जाए। तो ये सब चीजें है ना, एकेडमिक नॉलेज तो दे रही है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दे रहा है। तो आपको यहाँ पे लाइक जैसे जो योगा के स्टूडेंट हैं उनको नॉलेज पूरी मिल रही है, लेकिन आपको सूर्य नमस्कार करना कैसे, प्रैक्टिकल हम नहीं करवा रहे ना अभी, तो वो इसमें लिमिटेड है। तो ये एक टाइप हुआ। अब नॉन कन्वेंशनल, ये आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा था ना, तब भी ये चीज़ें पढ़ी थी, एक बार रिकॉल कर लेना। तो पहली ऑर्थोडॉक्स है, दूसरी कन्वेंशनल है,
और तीसरी नॉन कन्वेंशनल है। तो नॉन कन्वेंशनल क्या है? फ्लेक्सिबल है। अब लर्नर्स सेंटर्ड है, अब स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफर किया गया है, टीचर का महत्व कम है, स्टूडेंट का अब ज़्यादा है। तो ये एक्टिव लर्निंग पे आधारित है और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट एक स्टूडेंट का होना चाहिए। डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन की बात की गई है यहाँ पे। स्टूडेंट अपने पेस और इंटरेस्ट, हम आपको बिल्कुल मजबूर नहीं करते कि डेली आपको अपने इंस्टीट्यूशन आना है, यूनिफॉर्म पहन के आना है, इतने बजे पहुँचना है, इतने बजे से पहले आप नहीं जा सकते, आपकी डेली अटेंडेंस होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अगर डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। कॉग्निटिव, सोशल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ की बात होती है यहाँ पे। टीचर गाइड की भूमिका में होता है, गाइड करता है, इंटरफेयर नहीं करता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दे दिया, स्टूडेंट्स उसको बना रहे हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम मतलब पहले से आप कोई तैयारी करके आए हैं और अब केवल आप वहाँ पे डिस्कशन करके अपनी कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट, आपको जो भी टेस्ट मिलते हैं, असाइनमेंट मिलते हैं, आप उनको जमा करवाते हैं, आप पता लगाते हैं मेरी लर्निंग अब कितनी अच्छी हुई है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, आप कोलैब करते हैं, स्टूडेंट्स मिलके पढ़ाई करते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग, 2 या 3 क्लासेस मिलके चलती है, फर्स्ट की भी चल रही है, सेकंड पेपर की भी, तो ये ब्लेंडेड हो गई, मिला के पढ़ने वाली चीज़ें। तो ये जो शिक्षा है ना, ये स्किल, क्रिएटिविटी ऑफ सेल्फ लर्निंग एबिलिटी को डेवलप करती है। अब नैप 2020 के अनुसार देखेंगे, आप कल एक डायग्राम के थ्रू भी देख चुके हैं, एक एलिमेंट्री एजुकेशन होगी, फिर सेकेंडरी होगी, फिर हायर एजुकेशन होगी। ठीक है, हायर एजुकेशन में जनरल, प्रोफेशनल और वोकेशनल एजुकेशन तीनों को बराबर महत्व दिया है। ठीक है, बच्चों को बचपन में जनरल उनका बेस इतना अच्छा कर देना कि हिंदी, इंग्लिश, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स में वो अच्छे हो जाएं। फिर आगे प्रोफेशनल वे में एक दृष्टि रखना कि बच्चे अच्छे निकल सके, और वोकेशनल भी उनको पता होना चाहिए, केवल किताबी रटा हुआ ज्ञान ना हो, प्रैक्टिकली फील्ड में भी वो काम कर सके। अब शिक्षा क्या है? कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। तो एजुकेशन किस में आती है? कंकरेंट लिस्ट में आती है। इसलिए सेंट्रल और स्टेट दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची जानते ही हैं आप। तो पॉलिसी और स्टैंडर्ड, ये कोई भी नीति बनाने का काम सेंटर कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? स्टेट कर रही है। सेंटर ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज ओपन की जाएगी इस साल। तो अब मध्य प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो उसको कैसे लागू करे, कहाँ पे जगह चूज करेंगे, किस तरह से वहाँ बिल्डिंग वगैरह बनेगी, क्या वहाँ पे फैकल्टीज होगी, स्टाफ होगा, वो सारी चीज़ें अब ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो इनसे क्या रहता है? कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बना रहता है। कोऑर्डिनेशन मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में आपसी सामंजस्य, समझ बनी रहती है। अब देखेंगे किसके क्या काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसने ये एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, मीन्स मिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी 2020 में बनाई। अब जितनी भी भारत में स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स क्या कर रही है? ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही है, अपनी अपनी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये पता ही है, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था ना, वो अब बदल के शिक्षा मंत्रालय बन गया है। तो ये उसके माध्यम से काम कर रही है। और जो राज्य है वहाँ पे स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उनके माध्यम से काम हो रहा है। ये नेशनल स्टैंडर्ड तय करती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और स्टेट में क्या होता है? इंस्टीट्यूशंस की डे टू डे फंक्शनिंग देखती है ये। मतलब कहीं पे बिल्डिंग बनने की बात हुई कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी है, तो इतनी इतनी ज़मीन उसके लिए अलॉट हुई है। अब वहाँ पे बिल्डिंग कितने टाइम में बनेगी, फिर कौन कौन सी क्लासेस कैसे रन की जाएगी, तो इसके लिए कैसे वहाँ पे प्रोफेसर्स का सिलेक्शन होगा। तो ये रोजाना डे टू डे क्या प्रोग्रेस हो रही है, बिल्डिंग कितनी बनी, कितनी बाकी है, कितने दिन और लगेंगे, कितने प्रोफेसर्स का सिलेक्शन हो चुका है, स्टूडेंट्स का एडमिशन किस बेसिस पे होगा, ये रोजाना की जो फंक्शनिंग है ना, ये अब स्टेट गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो दिशा तय कर दी और कह दिया कि भाई ठीक है ये काम होना है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इसे करना। यूजीसी, एआईसीटीई ये रेगुलेटरी बॉडीज बनाती है, और जो स्टेट काउंसिल्स है, बोर्ड्स है, ये इनको एस्टैब्लिश करती है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस
ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। और स्टेट में अलग अलग राज्यों में यूनिवर्सिटीज की और कॉलेजेस की स्थापना करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और बजट कहाँ से आता है? पैसा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। ठीक है, पहले 4.6 था जीडीपी का और अब बजट बढ़ा के 6 करने का लक्ष्य है। तो फंडिंग और ग्रांट्स केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं और लोकल नीड्स के अनुसार रिसोर्स अलॉट हो जाते हैं। लोकल लेवल पे कितनी ज़रूरत है उसके अनुसार रिसोर्सेज दे दिए जाते हैं। अब रेगुलेटरी बॉडीज देखेंगे, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड और फंडिंग को यही रेगुलेट करता है। AICTE, ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो कितनी टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, इनकी क्वालिटी को कौन डिसाइड कर रहा है, फिक्स कर रहा है? AICTE। NAC और NBA ये ऊपर आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको प्रॉपरली और देख लेना अच्छी तरह नोट्स में। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले यूनिवर्सिटीज, फिर डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, ऐसे कॉलेज जो डिग्रीज देते हैं, और उसके बाद प्रोफेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब सेंट्रल और स्टेट रेगुलेशंस के अंतर्गत कार्य करते हैं। अब यूनिवर्सिटी का मीनिंग क्या है? तो इसका अर्थ है अ होल, कंप्लीट, जहाँ टीचिंग भी हो रही है, लर्निंग भी हो रही है और रिसर्च भी हो रही है। अब आप लोग जहाँ से भी, जिस कॉलेज से भी पढ़े हो, वो मेन किसी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है ना। लाइक जो अजमेर जिले के स्टूडेंट्स हैं वो MDS के अंतर्गत आए। अब भले उनका कॉलेज अपने टाउन में कोई भी रहा हो, बट यूनिवर्सिटी वहाँ कौन सी लगेगी? MDS। जो जयपुर के आसपास के हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं। आसपास के कॉलेजेस कहाँ से कनेक्टेड है? राजस्थान से। तो ये टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च सब एक साथ चलते हैं। वहाँ पे क्लासेस भी लगती है, लर्निंग भी होती है, बाकी के कॉलेजेस उससे जुड़ाव भी है और रिसर्च भी चल रहा है वहाँ पे। कॉलेजेस है वहाँ केवल टीचिंग का काम रहेगा। तो मेन फंक्शन ये देख ही लिए आपने यहाँ पे। यहाँ रिसर्च भी होती है, PG की मतलब MA की भी, मास्टर्स की भी स्टडी होती है। एफिलिएटेड कॉलेज की एकेडमिक सुपरविजन होता है। अब डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज देखिए, तो जो डिग्री देने वाले कॉलेज है ना, इनको क्या अथॉरिटी है कि ये डिग्री दे सकते हैं, और एडमिशन में भी इनकी ऑटोनॉमी होती है। लेकिन इनको क्या पालन करना होता है? यूनिवर्सिटी के जो मानक है, स्टैंडर्ड्स है, उनका पालन करना ज़रूरी होता है। अब NEP 2020 के अनुसार भारत की शिक्षा व्यवस्था में सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट उसे लागू करती है, और रेगुलेटरी बॉडीज क्वालिटी और स्टैंडर्ड सुनिश्चित करती है। ये अलग फॉन्ट पे लिखा हुआ है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको प्रॉपरली व्यवस्था को समझ लेना। प्रश्न तो कैसे भी बन सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपके समझ में आनी भी तो ज़रूरी है, तो आप इसको प्रॉपरली अच्छे से समझ लेना। अब हायर एजुकेशन सिस्टम देखेंगे। अब शिक्षा की संरचना सेम कल पढ़ी वही बात है, एलिमेंट्री हो गई, फिर सेकेंडरी हो गई और फिर हायर हो गई। ठीक है, अब जो हायर है उसका क्या उद्देश्य है? भाई केवल डिग्री लेके बेरोजगार जमा करना नहीं, नॉलेज हो, स्किल हो, वैल्यूज हो और एम्प्लॉयमेंट भी मिले, रोजगार जरूर मिले। अब एजुकेशन के टाइप अभी ऊपर देख के आए हो, ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। बिल्कुल क्लियर है ये, वन वे। और इसमें ऑर्थोडॉक्स में श्रवण मनन निधिध्यासन, कन्वेंशनल में टीचर सेंटर्ड और नॉन कन्वेंशनल में लर्नर सेंटर्ड। अब करिकुलम कैसा होना चाहिए? एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मल्टीपल एग्जिट होने चाहिए। यूजी एजुकेशन अब क्या है? बहुत फ्लेक्सिबल है। 1 ईयर का सर्टिफिकेट, 2 इयर्स डिप्लोमा, 3 इयर्स डिग्री, 4 इयर्स का रिसर्च भी इंक्लूडेड है डिग्री के साथ। इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन, तो ये सिंगल सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, सारी चीज़ें आपस में जोड़ी जाएगी। ABC पता है आपको। एजुकेशन एंड गवर्नेंस भी आप जानते हैं, इसको भी हमने कल देखा था। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये देख लीजिए, चारों एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए हैं। HECI, अब ये आपने बजट देख लिया, इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है। अब इंस्टीट्यूट्स और देख लेंगे, और इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। अब ओवरऑल विजन देखेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम का। सेम वही बातें आ रही है, अलग अलग वे में आ रही है, बात उतनी ही है, इसको प्रॉपरली आप समझ लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे एपेक्स लेवल बॉडीज इन इंडिया। भारत में ऐसी कौन सी जो बॉडीज है जो हायर एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जैसे स्कूल एजुकेशन है, तो
अलग अलग स्टेट के बोर्ड बने होते हैं ना, जैसे सीबीएसई बना है वो तो सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट के बोर्ड अलग अलग बने हुए हैं ना, तो वैसे ही हायर एजुकेशन के लिए क्या है, तो एक तो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक एआईसीटीई है, एक सीओए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। अब किसी को आर्किटेक्ट बनना है तो इसकी स्टडी के लिए कहाँ क्या कॉलेज होंगे, किस तरह की एजुकेशन होगी, कितने इयर्स का डिग्री डिप्लोमा होगा, ये सारी चीज़ें जो रेगुलेट करता है वो है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। एनएमसी क्या है, नेशनल मेडिकल कमीशन। तो ये क्या काम करता है, अब किसी ने एमबीबीएस कर ली तो उसको रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा ना, जैसे लॉयर्स रजिस्टर्ड होते हैं ना, करवाते हैं, जैसे किसी ने लॉ ग्रेजुएशन किया, उसने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो हम उसे लॉयर नहीं कहेंगे, एडवोकेट नहीं कहेंगे। उसको एडवोकेट उसी सिचुएशन में कहा जा सकता है जब उसने अपना एनरोलमेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में करवा लिया हो। तो इस तरह से मेडिकल एजुकेशन और डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन को जो रेगुलेट करे ना वो है एनएमसी। ठीक है, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह काम कर रहा है। फिर है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो बीएड, डी डीईआई और ये एजुकेशन से रिलेटेड डिप्लोमाज एंड जो भी बैचलर ऑफ एजुकेशन है इसको जो रेगुलेट करे वो क्या है, एनसीटीई। फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, किसी ने डी फार्मा, बी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, तो ये जो भी रेगुलेट करते हैं वो काउंसिल कौन सी है, पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। फिर बात करें नर्सिंग की, नर्सिंग की काउंसिल भी अलग है, तो ये आईएनसी कहलाती है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। फिर बात करें डेंटल काउंसिल अलग है, दांतों के जो डॉक्टर्स बनते हैं उनके प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए जो कॉलेजेस और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड है वो कौन तय करता है, बीसीआई। बीसीआई क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। किसी ने लॉ ग्रेजुएशन किया, अब उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इसको रेगुलेट करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की बात करें तो ये जो आयुष मंत्रालय है ना, देखिए आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, तो ये सारी की सारी जो एजुकेशन है इनको जो रेगुलेट करे वो सीसीआईएम कहलाता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। अब होम्योपैथी का अलग से बना हुआ है, आयुष में होम्योपैथी भी इंक्लूडेड है, सीसीआईएम में होम्योपैथी इंक्लूडेड नहीं है, होम्योपैथी को अलग से डील किया है। ठीक है, तो होम्योपैथिक इसमें कोई अगर पढ़ाई कर रहा है, प्रैक्टिस करना चाह रहा है, अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक काउंसिल बनी हुई है, वो सीसीएच है। ठीक है, अब यूजीसी के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, कब इसकी स्थापना हुई, कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी आई थी जब इसकी स्थापना हुई, प्रॉपरली लर्न कर लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी इसके ऊपर बहुत बहुत विवाद हुए हैं पॉलिटिकली, देश में काफ़ी कई जगह बहुत सारे धरने प्रदर्शन भी हुए हैं, सोशल मीडिया पे बहुत बहस चली है, न्यूज़पेपर्स में बहुत खबरें आई है, तो आपको अपडेट रहना चाहिए। मैंने शायद ग्रुप में भी कोई न्यूज़ डाली थी और कहा था ये सब पढ़ते रहा करो। एक अल फला यूनिवर्सिटी है, उसकी मान्यता भी रद्द कर दी गई यूजीसी द्वारा। तो यूजीसी द्वारा किसको मान्यता दी जाती है, किसकी मान्यता रद्द कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, लेटेस्ट किसकी की है, इन चीज़ों पे नज़र अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। तो यूजीसी की स्थापना 1953 में हुई और 1956 में इसकी एक स्टेट्यूटरी बॉडी बनी। तो हायर एजुकेशन में कोऑर्डिनेशन रखना, स्टैंडर्ड और फंडिंग का काम करना, ये यूजीसी का काम है। ठीक है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी क्या मानक के अंतर्गत काम करेगी, कहाँ कहाँ पे कितनी फंडिंग करनी है, एकेडमिक क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, ये सब डिसीजन कौन लेता है, यूजीसी। कौन कौन होते हैं इसमें, चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स, इनसे मिलके बना है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, नई दिल्ली में, ओखला में है ये। टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, भारत में यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट और फंडिंग के आधार पे जो कैटेगरीज है वो देख लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पूरे भारत में 56 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 56 है, स्टेट 460,
डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज 128 है, प्राइवेट 600 से भी ज़्यादा है। ऐसे करके पूरे भारत में अगर टोटल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो 1300 से भी ज़्यादा है। अब यूनिवर्सिटी कैसे स्थापित होती है? कभी सोचा आपने कहीं पे कोई यूनिवर्सिटी बन रही है तो कैसे स्थापित होगी वो? एक तो लेजिस्लेटिव एक्ट बनेगा उसके लिए, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस होगा उसके द्वारा। अब यूजीसी है ना जो एलिजिबल है, यानी ये पूरे मानकों पे फिक्स है, तय है, खरा उतर रहा है, ट्रांसपेरेंट है, जितना एक बिल्डिंग को होना चाहिए, जितना मीन्स इसकी प्रॉपर जो भी मानक है उस पर खरी उतर रही है, तो फिर यूजीसी की तरफ से उस यूनिवर्सिटी को फिनेंशियल असिस्टेंस भी मिलती है। आप सब लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आपने एमए कर लिया है या अभी चल रहा है, तो अगर आपने जब एमए के लिए फॉर्म भरा तो पहला सवाल आपने क्या पता किया होगा कि इसकी मान्यता है ना। अगर यूजीसी द्वारा मान्यता नहीं है तो आप उस कॉलेज से एमए कर भी ले, आप नेट जेआरएफ में अपेयर नहीं हो सकते। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट है, यूजीसी की क्या रोल है, क्या वर्क है, ये सब आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये हमारे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है। हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उससे ये बहुत बहुत क्लोज्ड है। अब फिनेंशियल असिस्टेंस देखेंगे यूजीसी की, तो यूजीसी किन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देता है? अब ये इसमें कुछ धाराएं लगती है, सेक्शन 2F और 12B के अंतर्गत जिन्हें मान्यता है ना, उन्हीं को। अब भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देख लेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भारत में पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसका पुराना नाम क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और इसका जो डिपार्टमेंट है ना हायर एजुकेशन का, उसके अंतर्गत ये काम करती है। तो यूजीसी इसको रिकॉग्नाइज करेगी और फंडिंग देगी, और भारत के जो प्रधानमंत्री है ना वे इनके विजिटर होते हैं, ठीक है। अब इसका एक एक्सेप्शन याद है आपको? शांति निकेतन मैंने पढ़ाया था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में जो स्थापित किया गया था ना बंगाल में, उसके विजिटर कौन है? भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनके जो विजिटर है वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी प्रेजेंटली जैसे श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू है ना, वो इन सब यूनिवर्सिटीज की विजिटर है। लेकिन शांति निकेतन एक ऐसा अपवाद है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? विजिटर है। तो ये याद रखना, इस पे भी पीवाईक्यू आ चुका है। तो ये क्या करते हैं? गवर्नेंस करते हैं और लीगल मैटर्स की निगरानी करते हैं। ये बात आ गई यहाँ पे जो मैंने कहा था। तो ये विश्व भारती जो है ना, ये लेटेस्ट नाम है, पहले इसका नाम शांति निकेतन था। तो इसके विजिटर प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो इग्नू यूजीसी के डायरेक्ट प्रीव्यू में नहीं आती है, और डिफेंस सेक्टर के लिए इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी प्रोपोज की गई है, यानी अभी प्रस्तावित है, अभी तक इसके ऊपर इसको एक्शन में नहीं लिया गया है। तो आज हमने क्या पढ़ा था? नैप को ही हम पढ़ रहे थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, फंडिंग के बारे में हमने पढ़ा, और कल हम क्या पढ़ेंगे? भारत की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही रखेंगे। आप इसका प्रॉपर अच्छे से रिवीजन ले लेंगे, सभी नोट्स बना लेंगे। कोई भी डिफ़िकल्टी आती है आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और हमारा टारगेट है इस वीक में इस यूनिट को हम कंप्लीट कर दें, ताकि आप आगे की पढ़ाई भी अच्छे से कर सकें। बिटवीन आपको जो भी प्रॉब्लम है यू कैन शेयर मी पर्सनली, आई वुड रिप्लाई यू। और पीवाईक्यू आपका लास्ट में रहेगा, मतलब 3-4 दिन में हम जब पूरा कंटेंट कर लेंगे फिर एक सेशन हम पीवाईक्यूज़ का रखेंगे। मैंने जो पीडीएफ भेजा उसमें कुछ नहीं आए तो बता देना आप लोग। अभी हम करेंगे शांति पाठ। सभी लोग ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए, गहरी श्वास लेते हुए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। हमने 40 मिनट में जो भी अध्ययन किया उसे हम आत्मसात कर सके, इसी शुभ भावना के साथ धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे। हरिओम।